वेलकम बैक टू विस्तृति एजुकेशन। आज का जो हमारा सेशन है वह रीट एग्जाम 2024 को लेकर होने वाला है, जिसमें हम शिक्षण वीडियो का सेशन अपना चल रहा है, जिसमें 3 यूनिट शिक्षण वीडियो की अपनी यहाँ पर अपन को देखने को मिल रही है, जिसमें भाषाई कौशल का विकास, शिक्षण अधिगम सामग्री, पाठ्य पुस्तक हो गया, हमारा हिंदी शिक्षण में चुनौतियां हो गया, भाषा शिक्षण में मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण, समग्र सतत उपचारात्मक शिक्षण, राजस्थानी भाषा एवं बोलियों का सामान्य परिचय, ये न्यू सिलेबस में इसमें ऐड किया था। अब तक अपन ने क्या यहाँ पर अपन ने कंप्लीट कर लिया, उसको अपन एक बार देख लेते हैं। अपन ने भाषाई कौशल का विकास, जिसमें अपन ने सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये सारी चीजें अपन ने कर ली है। साथ में अपन ने भाषा की शिक्षण विधियां और भाषा शिक्षण के उपागम और भाषा दक्षता का विकास, इसमें अपन ने बात कर ली है। इसमें शिक्षण विधियों के अंतर्गत अपन ने पद्य की, गद्य की, व्याकरण की और रचना, इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण विधियां थी, इनसे संबंधित जैसे व्याकरण में अपन ने आगमन निगमन हो गया, पद में बहुत सारी विधियां अपन ने पढ़ी है, गद्य में भी पढ़ी है, लेकिन इनके अलावा भी अपने पास ऐसी शिक्षण विधियां हैं जो नवीन यानी कि शिक्षण के उपागम के रूप में अपने सामने न्यू आ रही है, जैसे कि अभिक्रमित अनुदेशन विधि हो गई। बहुत सारी ऐसी विधि है जो भाषा के विकास के साथ साथ इनमें भी विकास हुआ है विधियों में। तो लगभग अपन आज के सेशन में टोटल 14 ऐसी नई शिक्षण विधियां पढ़ेंगे जहां से भी प्रश्न आने की संभावना होती है, और यहाँ से अपनी टोटल जो विधि है वो सारा सेशन अपना कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद अपन इस विधि का पूरा एक मैराथन के रूप में अपन इसको ऐड करके आपके सामने प्रस्तुत कर दिया जाएगा, उसे आप पूरा देख लेंगे, जिससे आपको नो डाउट कोई भी चीज समझ में आ रही हो नहीं आ रही वो सारी चीज आएगी। नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा वह शिक्षण अधिगम सामग्री से संबंधित और पाठ्य पुस्तक, ये वाला सेशन अपना पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं अपन आज के सेशन की बिना किसी देरी के साथ। हम बात कर रहे थे हिंदी भाषा में नवीन शिक्षण विधियों के बारे में। इससे पहले अपन ने पद्य, गद्य, व्याकरण, शिक्षण, रचना की बहुत सारी विधियों का अपन चर्चा कर चुके हैं। यहाँ पर अपन जो बात कर रहे हैं नवीन शिक्षण विधियां, भाषा में जैसे जैसे बदलाव होता है, विकास होता है, साथ साथ शिक्षण विधियों में भी क्या होता है, बदलाव होते रहते हैं, और इनसे निश्चित तौर पर 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को अवश्य मिलेंगे। तो आज हम जो बात कर रहे हैं अभिक्रमित अनुदेशन विधि की बात कर रहे हैं, साथ ही 14 ऐसी नवीन शिक्षण विधियां जहां से अपने एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो बात करते हैं अपन अभिक्रमित अनुदेशन विधि। सबसे पहले इस विधि के जो अर्थ को अपन समझने का प्रयास करते हैं। अभिक्रमित का जो आशय है वह क्या है, क्रम। और किसका क्रम? जब कोई बालक है, वो बालक किसी चीज को सीखता है तो उसको जो सीखने का उसका क्रम है, सीखने का क्रम को ही क्या कहा जाता है, अभिक्रमित। यानी अपने क्रम के अनुसार किसी चीज को सीखने की जो प्रक्रिया कहलाती है वह क्या कहलाती है, अभिक्रम कहलाती है। यही विधि अपनी क्या कहलाती है, अभिक्रम अनुदेशन विधि। तो इसके बारे में अपन देखते हैं आखिर अभिक्रमित अनुदेशन किसने दिया, क्या दिया, नाम कहाँ से आया, पूरी चर्चा अपन विस्तृत करते हैं। अभिक्रमित अनुदेशन का अर्थ होता है कि क्रम के अनुसार आगे बढ़ना। यानी मैंने जो बात बताया था, क्रम के अनुसार क्या करनी है, अपन को आगे बढ़ना है। इस अनुदेशन विधि में छात्र किसी विषय वस्तु को छोटे छोटे खंडों में बांटकर स्वगति से आगे बढ़ता है। एग्जामिनर दे देगा क्रम के अनुसार आगे बढ़ना, छोटे छोटे खंडों में बांटकर स्वगति से आगे बढ़ना किस विधि से संबंधित है, तो आपको वहां पर क्या करना है, अभिक्रमित अनुदेशन करना है। प्रत्येक शिक्षण विधि में आखिर कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है, उसके जनक क्या है, कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन इस बार देखने को ज्यादा मिलेंगे। तो अपन को उस विधि के बारे में पूरी डिटेल से समझना है कि इस विधि में कितने चरण होते हैं, किस सिद्धांत पर यह कार्य करती है, इससे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन किस प्रकार आ सकता है, वो पूरी अपन को देखना है। बाद में अपन वैसे भी PYQ लगाएंगे, उसमें अपन को आइडिया लग जाएगा आपको भी। तथा शिक्षण प्रक्रिया को साकार रूप प्रदान करना है जो छात्र के लिए पूर्ण बलन का कार्य करता है। यहाँ पे आपको एक पॉइंट ध्यान में रखना है, यहाँ पर बच्चों को क्या मिल रहा है, एक तो क्या मिल रहा है, एक तो बच्चा क्या कर रहा है, अपने क्रम के अनुसार आगे बढ़ रहा है, साथ ही उसको क्या मिल रहा है, उसको अपने जो सीखा है उस प्रक्रिया में वह क्या कर रहा है, उसको पुनः बलन का कार्य भी कर रहा है। क्या कार्य कर रहा है, ये प्रक्रिया क्या है, शिक्षण प्रक्रिया का साकार रूप प्रदान करते हुए बच्चे को पुनः बलन, यानी बच्चा अगर सही कर रहा है तो उसको आगे की प्रोसेस में आगे बढ़ा रहा है, और गलत कर रहा है तो उसे पुनः वह क्रिया करने के लिए क्या कर रहा है, बाधित कर रहा है। तो अभिक्रमित अनुदेशन विधि यही है। जैसे आपने कोई पहले गेम खेलते थे अपन, या फिर वर्तमान में भी अपन कोई गेम खेलते हैं तो उसमें एक लेवल होती है, फिर धीरे धीरे अपन अलग अलग आगे वाली लेवल पर शिफ्ट होते हैं, यानी ये जो क्रिया कहलाती है वह क्या कहलाती है, अभिक्रमित कहलाती है। जैसे कि किसी बच्चे अभी शुरुआत में आया था कैंडी क्रश वाला गेम, जिसमें लेवल देखी जाती थी, तू कौन से लेवल पे पहुंच गया, तू कौन से लेवल पे पहुंच गया, इस प्रकार अपन
आगे से आगे बढ़ते थे। यानी बच्चा जो सीख रहा था कैंडी क्रश में क्या कर रहा था कि कौन सी लेवल उसे पार करने में कितना समय लग रहा है, सबकी अपनी अपनी योग्यताएं थी, अपने अपने अभिक्रम के अनुसार आगे बढ़ रहे थे। यही है अभिक्रमित अनुदेशन विधि। और अभिक्रमित अनुदेशन विधि से कॉन्सेप्ट बेस्ड पे क्वेश्चन आएगा, उसमें आप देखिए अभिक्रमित अनुदेशन विधि का जो श्रेय है वह किसको जाएगा, सिडनी एवं प्रेसे को। डायरेक्टली प्रश्न अगर पूछता है कि अभिक्रमित अनुदेशन विधि का जो श्रेय किसे जाता है, तो प्रेसे यानी सिडनी एल प्रेसे को जाता है। आपको अपने नोट्स में इसे शामिल कर लीजिए। अगर पूछा जाए शिक्षा में, सबसे पहले जो बात की जा रही है अभिक्रमित अनुदेशन विधि का जो श्रेय का दिया जाएगा वो प्रेसे को दिया जाएगा, लेकिन हम बात करते हैं अभिक्रमित अनुदेशन विधि की शिक्षा में, और शिक्षा में जो श्रेय जाता है वो जाता है बीएफ स्किनर। यदि आपने मनोविज्ञान या बाल विकास पढ़ा हो, उसमें अपन ने बीएफ स्किनर का जो सिद्धांत पढ़ा था वो कौन सा पढ़ा था, आप कमेंट करके मुझे बताइए, तो वहां से आपको आइडिया लग जाएगा। यानी पुनः बलन का जो सिद्धांत दिया था, यानी कि उन्होंने एक प्रयोग किया था पुनः बलन का सिद्धांत पर, जिसमें कबूतर को क्या मिल रहा था, सही अनुक्रिया पर क्या मिल रहा था, एक दाना गिर रहा था और वह खा रहा था। अगर वह सही अनुक्रिया करता है तो उसे क्या प्राप्त हो रहा था, पुनः बलन के रूप में, दाने के रूप में क्या प्राप्त हो रहा था, भोजन प्राप्त हो रहा था। तो शिक्षा में जो अभिक्रमित अनुदेशन की शुरुआत होती है वो कौन करता है, बीएफ स्किनर करता है। डायरेक्टली प्रश्न पूछा जाता है शिक्षा में अभिक्रमित अनुदेशन की शुरुआत किसने की, तो बीएफ स्किनर ने की थी। अगर अपन आगे बात करें, अभिक्रमित अनुदेशन में 5 सिद्धांत पर आधारित है। आपको ध्यान में रखना 5 सिद्धांत है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा उस विधि से संबंधित। तो सबसे पहले छोटे छोटे पदों में का सिद्धांत है। डायरेक्टली प्रश्न ये ऐसे दे दिए जाएंगे और आपसे पूछ लिया जाएगा ए बी सही है, डी सही है, इसमें से कोई भी एक चीज इसमें दूसरी डाल दी जाएगी और कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बन जाएगा। बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बनने की संभावना अभिक्रमित अनुदेशन विधि से है। छोटे छोटे पदों का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, यदि बच्चा यहाँ पर क्या हो रहा है, सक्रिय, अपने आप से वो लेवल पार कर रहा है, तो क्या वो बच्चा सक्रिय है, बिल्कुल सही बात है। सक्रिय अनुबंधन अनुक्रिया का सिद्धांत भी यहाँ पर क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है। पुनः बलन आप जान ही रहे हो, यदि बच्चा सही क्रिया कर रहा है तो उसे क्या मिल रहा है, पुनः बलन के रूप में कार्य कर रहा है। चौथा है स्वगति का सिद्धांत, अपनी अपनी गति के अनुसार बालक आगे बढ़ते हुआ कोई चीज सीख रहा है। तार्किक क्रम का सिद्धांत, यानी कोई लेवल है, पहले इजी है फिर बाद में है, इस प्रकार वो आगे बढ़ रहा है। अब बात करें भारत में अभिक्रमित अनुदेशन की शुरुआत कब हुई है, तो 1963 में इलाहाबाद में इसकी शुरुआत की जाती है। अब बात करें अपन, अभिक्रमित अनुदेशन विधि द्वारा 5 प्रक्रियाओं से गुजरता है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले बच्चा क्या करता है, रीड करता है, फिर राइट करता है, फिर चेक करता है, फिर एडवांस, फिर टेस्ट। यानी आपको इसको याद रख लीजिए, इसे RWCAT। RWCAT रीड मतलब सबसे पहले विद्यार्थी फ्रेम में लिखे प्रश्नों को क्या करेगा, आपके सामने एक फ्रेम प्रस्तुत कर दी जाएगी और इस फ्रेम में जो प्रश्न लिखे होंगे वो क्या करोगे, आप रीड करोगे। फिर उसके बाद राइट, फिर विद्यार्थियों को प्रश्न उत्तर को लिखता है। प्रश्न के ऑप्शन यानी ABCD, इनमें से कोई भी ऑप्शन है वो क्या करेगा, उसमें क्लिक करेगा। यानी सबसे पहले तो उसने क्या कर लिया, यहाँ पर रीड कर लिया, फिर उसने क्या कर लिया, राइट कर लिया। फिर बात आती है चेक, यानी चेक तीसरा जो पॉइंट होता है अनुदेशन का वो होता है चेक, यानी उत्तरों को चेक करता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा यदि आपने क्या होगा, चेक करेगा। यानी कि अगर आपने कोई प्रश्न पूछा है, जैसे वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति का नाम क्या है, तो 4 ऑप्शन हो गए उसमें, जैसे द्रौपदी मुर्मू बी पर है और आपने कर दिया है यहाँ पर ए ऑप्शन कर दिया, तो वह क्या करेगा, चेक करेगा। यदि गलत है तो आपको पुनः इसी फ्रेम पर भेज देगा, लेकिन अगर सही कर दिया आपने तो वह क्या करेगा, एडवांस यानी नेक्स्ट लेवल आप पार कर जाओगे, यानी नेक्स्ट फ्रॉम एडवांस में आ जाओगे और आगे बढ़ता है। पूरे उत्तरों की जांच करता है। लास्ट में जो होता है टेस्ट, यानी कि जो लास्ट में टेस्ट होता है उसमें पूरे उत्तर की आप जांच एक साथ की जाती है, यानी आपका कितना स्कोर हो रहा है, यह कहलाती है अभिक्रमित अनुदेशन विधि। इससे भी महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि के जनक कौन माने जाते हैं, सक्रिय साखीय के कौन जाने जाते हैं, ये सारी चीजें जानी जाती है। तो अपन देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं अपन रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि। इसके जो प्रवर्तक आपको ध्यान में रखना है, रेखीय BF स्किनर, यहाँ से आप र से याद रखिए, स्किनर प्रवर्तक कौन है, स्किनर है। और इसमें क्रमबद्ध अध्ययन होता है, छोटी कक्षाओं के लिए क्या है, उपयोगी। इस बाह्य अभिक्रमित भी कहते हैं, ये रेखीय का ऑप्शन। दूसरा अपना आता है साखी अभिक्रमित अनुदेशन। इनके प्रवर्तन कौन है, शाखा पे कौन बैठता है, कौआ बैठता है। कौन बैठता है, कौआ, याद रखने का ट्रिक। जैसे तो इसका कौन है, नॉर्मन ए क्राउडर। तो साखी अभिक्रमित के प्रतिपादक कौन माने जाते हैं, नॉर्मन ए क्राउडर। ये शॉर्ट के लिए आपको बता दिया मैंने, कौआ।
तो यहाँ से आपको याद रहने में इजी हो जाएगा। इसमें क्या होता है, क्रमबद्धता अध्ययन का क्या होता है, अभाव होता है और बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी माना जा सकता है, उसे आंतरिक अभिक्रमित भी कहते हैं। अब यहाँ पे अपन समझते हैं थोड़ा सा रेखीय क्या है। इसमें विद्यार्थी स्वयं उत्तर लिखता है, यह विद्यार्थी सामान्य विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। इसमें विकल्प का चयन होता है, यह विधि कुशाग्र बुद्धि वालों के लिए है। रेखीय में क्या होता है, जैसे एक फ्रेम हो गया, उससे आगे से आगे इस तरह क्या होती है, आप आगे बढ़ते रहते हैं। जबकि शाखीय में क्या हो जाएगा, एक हुआ, इससे अंतर्गत अंतर्गत इस तरह अपन पूरी शाखा की तरह जैसे होता है उसमें अपन सीख कर आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, आंतरिक कहलाता है, यानी अंदर से अंदर जा रहा है। जबकि ये क्या है, बाहरी तत्व को प्रभावित कर रहा है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे। अब अपन देखते हैं तीसरा क्या है, एक स्वनिर्देशित अभिक्रमित अनुदेशन। इनके प्रतिपादक आपको ध्यान में है, मैक ग्रेकर है। और ये प्रश्न नेक्स्ट एग्जाम में आया था। कंप्यूटर सहायक अभिक्रमित के प्रतिपादक कौन है, लॉरेंस स्टूलोरो। कौन है, लॉरेंस स्टूलोरो। आप ध्यान में रखो, कंप्यूटर को आपने लाकर कहाँ पे रख दिया, स्टूल पे रख दिया। किस पे रख दिया, स्टूल पे रख दिया। तो आपको ध्यान में रह जाएगा, याद में। कंप्यूटर जो अभिक्रमित अनुदेशन विधि के जनक कौन माने जाते हैं, लॉरेंस स्टूलोरो। और कहीं कहीं सिडनी एल प्रेसो भी इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। तो ये आपको मेन नाम तो यही याद रखना है, स्टूलोरो। उसके बाद अपन देखते हैं एक मैट्रिक्स अभिक्रमित अवरोह। इसमें क्या है, इनके प्रतिपादक कौन है, गिलबर्ट। कौन है, थॉमस एफ गिलबर्ट। ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, 1 नंबर के प्रश्न में पूछना है, इसमें इजी हो जाता है। अब जो दूसरी विधि है हमारी नवीन शिक्षण विधियों में, वो आती है व्याकरण अनुवाद विधि। ये आपके संस्कृत में भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये संस्कृत में भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो आपको ध्यान में रखना है, पहले अपन ने व्याकरण की जो शिक्षण विधियां पढ़ी थी, आगमन, निगमन, और आगमन में अपन ने वापिस पाठ्य पुस्तक हो गया, समवाय विधि हो गई, सूत्र विधि, ये सारी डिटेल से पढ़ी थी। लेकिन यहाँ पर क्या है, व्याकरण अनुवाद विधि है। तो व्याकरण अनुवाद विधि का एक और नाम क्या है, आपको ध्यान में रखना है, भंडारकर विधि। भंडारकर विधि। और इसके प्रवर्तक का अगर फुल फॉर्म यानी फुल नाम है, आपको ध्यान में रखना है, श्री कृष्ण गोपाल भंडारकर ने दी थी। इसलिए इस विधि को क्या कहा जाता है, भंडारकर विधि। तो श्री रामकृष्ण गोपाल भंडारकर द्वारा दिए जाने के कारण इससे क्या कहा जाता है, भंडारकर विधि कहा जाता है। इस विधि में क्या होता है, अपन को डिटेल से देखते हैं। इस विधि के अंतर्गत द्वितीय भाषा के व्याकरण का सैद्धांतिक ज्ञान दिया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट करके लिख लीजिए, निश्चित तौर पे यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। डायरेक्टली ये प्रश्न पिछली बार पूछा गया था लैंग्वेज के रूप में। इस विधि के अंतर्गत द्वितीय भाषा के व्याकरण का सैद्धांतिक ज्ञान दिया जाता है, फिर मातृभाषा में अनुवाद किया जाता है। पहले तो क्या दिया जाएगा बच्चों को, व्याकरण का, उसके सिद्धांतों को समझाया जाएगा, फिर मातृभाषा में अनुवाद किया जाएगा। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, अनुवाद विधि। यानी व्याकरण अनुवाद विधि का कहने का रीजन क्या है, क्योंकि पहले उनको क्या दिया गया, व्याकरण में सैद्धांतिक ज्ञान दिया गया, उसके बाद उनको मातृभाषा में क्या किया गया है, अनुवाद किया गया है। बात करें इस विधि में पढ़ने व लिखने पर क्या दिया जाता है, जोर दिया जाता है। इस विधि में व्यावहारिक पक्ष उपेक्षित होता है, यानी सुनना और बोलने पर बिल्कुल कम कार्य किया जाता है, जबकि इस पर केवल सिद्धांत पर कार्य किया जा रहा है। यह विधि माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्तर के लिए उपयोगी है। इस विधि का सबसे ज्यादा विरोध किसने किया था, पूछ ले तो जॉन बेस्लो द्वारा इस विधि का क्या किया गया था, विरोध किया गया था। यह विधि संस्कृत भाषा से है। मैंने कहा था ना, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि संस्कृत यदि आप लैंग्वेज लेते हो तो उसमें भी आपको ये विधि पढ़नी है। यह क्या है, एक अमनोवैज्ञानिक विधि है। तो अपन ने अभी तक 2 विधियां देखी है, अभिक्रमित अनुदेशन विधि, दूसरी अपन ने देखी है व्याकरण अनुवाद विधि, जिसे भंडारकर विधि भी कहते हैं। अब अपन बात करें तीसरी विधि। यह विधि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रह जाएगी, क्योंकि प्रश्न आने की संभावना यहाँ पर ज्यादा है। प्रत्यक्ष विधि। इसके लिए क्या कहा जाता है, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। यानी क्या है, इस विधि को और किस नाम से जाना जाता है, निर्बाध सुगम। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, निर्बाध सुगम यानी डायरेक्ट मेथड के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसके प्रवर्तक कौन है, तो आपको ध्यान में रखना है, गुइन महोदय। कौन है, गुइन महोदय। कहाँ के थे, ये फ्रांस के थे, 1901 ईस्वी में दिए। तो इस विधि का सर्वप्रथम कहाँ उपयोग किया जाता है, प्रत्यक्ष विधि का आपको ध्यान में रखना है, लैंग्वेज इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी भाषा सिखाने के लिए इसका सर्वप्रथम उपयोग किया गया था। इस विधि को मानने वालों का मत है, जिस प्रकार बालक मातृभाषा सीखता है उसी प्रकार प्रत्यक्षीकरण द्वारा द्वितीय भाषा भी सिखाई जा सकती है। इस विधि में अनुवाद निषेध, यानी आपको कोई इंग्लिश पढ़ा रहे, डायरेक्ट आपको वो इंग्लिश पढ़ाने के लिए बाध्य किया जाता है। उसमें आपको न तो उसमें डायरेक्टली अर्थ बताएगा, जैसे इंग्लिश पढ़ा रहे, लेकिन अगर समझाना भी है तो भी आपको उस इंग्लिश लैंग्वेज में ही सिखाएगा।
तो क्या होगा इसमें बच्चा, अनुवाद निषेध होता है। तो प्रश्न डायरेक्टली पूछ ले किस भाषा में सिखाते वक्त अनुवाद निषेध होता है, या फिर अंग्रेजी भाषा को सिखाने के लिए सबसे पहले किस विधि का उपयोग किया गया, या फिर पूछ लिया जाए प्रत्यक्षीकरण द्वारा द्वितीय भाषा सिखाई जाती है जिसमें बालक को मातृभाषा सिखाता है तो किसमें मानी जाती है, तो वह प्रत्यक्ष विधि द्वारा। इस विधि का मत है जिस प्रकार बालक अपनी मातृभाषा सीखेगा वैसे का वैसा क्या करेगा, सेकंड लैंग्वेज भी अपने आप सीख जाएगा। तो इसमें क्या, किस पर जोर दिया जा रहा है, पढ़ने लिखने पर जोर दिया जा रहा है। इसमें क्या, किस पर जोर दिया रहा था, सुनने और पढ़ने पर क्या दिया जा रहा है, जोर दिया जा रहा है। इस विधि को सुगम विधि भी कहते हैं, जैसे कई कई ये शब्द देखा जाता है साम्रत्र विधि। इस विधि प्राकृतिक विधि या निर्बाध विधि के भी नाम से भी जानी जाती है। ये प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी मानी जाती है। इस विधि का मूल इकाई डायरेक्टली पूछ ले, प्रत्यक्ष विधि की मूल इकाई कौन सी है, तो आपको ध्यान में रखनी है वाक्य क्या है, इसकी मूल्य विधि है। अब बात करें, इस विधि में भावात्मक संज्ञाओं का ज्ञान नहीं दिया जा सकता। डायरेक्टली पूछ लिया जाए किस विधि में भावात्मक संज्ञाओं का ज्ञान नहीं दिया जाता है, तो आपको डाउन बिल्कुल आंख बंद करके क्या लगाना है, प्रत्यक्ष विधि में नहीं किया जा सकता। बंगाल में इस विधि की क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी, किसने की थी, टिपिंग ने की थी, और बंबई में फ्रेजर द्वारा, मद्रास में येट्स द्वारा। ये शायद आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। चौथी जो अपनी भाषा आती है, यानी भाषा में चौथा जो अपनी नवीन शिक्षण विधियों में आता है, द्विभाषी विधि। और इसके जो प्रवर्तक माने गए हैं वो माने गए डॉडसन। कौन माने गए हैं, डॉडसन। इस विधि में क्या होता है, द्वितीय भाषा का जो ज्ञान देते समय कहीं कहीं अनुवाद और कहीं कहीं प्रत्यक्षीकरण का सहारा भी क्या लिया जाता है। तो इस गुणों को ध्यान में रखते हुए एच.एन. शास्त्री ने इसे व्याकरण अनुवाद विधि और प्रत्यक्ष विधि का मध्य सेतु कहा है। बहुत ही शानदार प्रश्न बन सकता है कि व्याकरण अनुवाद विधि और प्रत्यक्ष विधि का मध्य का सेतु किस विधि को नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे 3 प्रश्न बनने की संभावना है, क्योंकि एक व्याकरण अनुवाद विधि भी इंक्लूड हो गया, प्रत्यक्ष विधि भी हो गया, और ये किसका मिश्रण में कहाँ पर अपन को दिखने को मिल रहा है, द्विभाषी विधि में यह देखने को मिलेगा। बात करें द्विभाषा विधि, भारतीय परिवेश में अपने लिए क्या है, ये सर्वोत्तम है विधि, द्विभाषी विधि। तो यहाँ पर अपन ने द्विभाषी विधि देख ली है। नेक्स्ट अपन जो देख रहे हैं वह देख रहे हैं वाचन विधि। और वाचन विधि में क्या होता है, इसके अंतर्गत विद्यार्थियों को शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ाया लिखाया जाता है। ये अपन जो प्राथमिक स्तर की तैयारी कर रहे हैं नीट, वहां पर क्या है, वाचन विधि महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर वाचन के द्वारा ही हमने पूर्वजों द्वारा संचित ज्ञान को परिचय किया था। और वाचन किस प्रकार होता है, 2 प्रकार से। डायरेक्टली प्रश्न पूछ लिया था वाचन कितने प्रकार का होता है, तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है वाचन 2 प्रकार का होता है, एक स्वस्वर वाचन, एक मौन वाचन। और स्वस्वर वाचन क्या होता है, उच्च स्वर में उचित आरोह अवरोह लय ताल बालाघात और विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए क्या कहते हैं, पढ़ना। और स्वस्वर वाचन व्यक्तिगत यानी एक अकेला बंदा भी वाचन कर सकता है, और सामूहिक भी हो सकता है। और सामूहिक का एक वर्ड होता है समवेत वाचन। और बात करें व्यक्तिगत वाचन, ये क्या होता है, आदर्श वाचन भी हो सकता है और अनुकरण वाचन भी हो सकता है। अब बात करें मौन वाचन की, मौन वाचन पूछा था, मौन वाचन इनको इतना लाइटली नहीं लेना है, प्रश्न पूछ लेते हैं। मौन वाचन कितने प्रकार का होता है, मौन वाचन क्या होता है, बिना होठ हिलाए मन ही मन में उचित आरोह अवरोह, यानी मन में भी अगर अपन पढ़ रहे हैं तो वो भी क्या पढ़ रहे हैं, भाषा को आरोह अवरोह के साथ पढ़ेंगे। ऐसा नहीं मन में केवल देख लिया अपन ने, लेकिन वो क्या अपने रूटीन में आ जाता है, तो अपन मन में भी क्या पढ़ते हैं, आरोह अवरोह लय ताल आदि का प्रयोग करते हुए अपन पढ़ते हैं। और मौन वाचन कितने प्रकार का होता है, गंभीर वाचन और द्रुत वाचन, गंभीर वाचन और द्रुत वाचन। गंभीर वाचन में क्या होता है, विषय वस्तु क्या होती है, कठिन होती है, उसको समझने के लिए धीरे धीरे अपन उसको कंप्लीट करते हैं। अपन ने पहले इनके वाचन में देख लिया था, अपन ने द्रुत वाचन क्या है, विषय वस्तु सरल होती है, एग्जाम से पहले अपन पूरी बुक 1 घंटे में अपन उसको रिवाइज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं एग्जाम से पहले, वह क्या है, द्रुत वाचन। और अभी वर्तमान में अपन क्या कर रहे हैं, गंभीरता से एक एक नोट्स एक एक विधि को अपन समझ रहे हैं। ये हो गया अपना गंभीर वाचन। अब वाचन विधि में भेद, यहाँ पर अपन देखें संश्लेषण विधि 2 प्रकार की होती है, अक्षर बोध विधि। इसमें अपन देखते हैं अक्षर बोध में क्या होगा, इस विधि के अंतर्गत अध्यापक सबसे पहले वर्णों का ज्ञान कराता है, विद्यार्थी अक्षरों का बोध हो जाता है, तो उसके पश्चात अक्षरों को जोड़कर पढ़ाना सिखाता है। जैसे पहले सबसे अक्षर बोध विधि में क्या होगा, ये आपके प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी वर्णों का ज्ञान करवा दिया, फिर इनको जोड़कर एक वाक्य शब्द बनाना सिखा दिया। तो ये एक विधि निरस मानी जाती है। इसमें क्या वर्णों का बोध कराकर अक्षर बोध करा दिया, उसके बाद अपन उसको पढ़ने पर दे रहे हैं जोर। अब बात आती है ध्वनि साम्य विधि, आती है कौन सी, ध्वनि साम्य विधि। और ध्वनि साम्य में क्या होता है, ये किसने दिए, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है माइकल सेमर।
इसमें क्या करते हैं, अध्यापक विद्यार्थियों के सामने ऐसे वर्णों को रखता है जिनके उच्चारण में समानता है, जैसे कल, चल, बल, फल, समान उच्चारण यानी उसको कैसे पढ़ना है वो सिखाया जाता है ध्वनि साम विधि में। बात करें नेक्स्ट विश्लेषण। अब बात करें विश्लेषण विधि। विश्लेषण में सबसे पहले आती है कहानी विधि। इसके अंतर्गत छात्र कहानी को विश्लेषित करते हुए वाचन करता है। अब बात करें नेक्स्ट विश्लेषण में क्या आएगा, वाक्य विधि। वाक्य विधि या फिर वाक्य विश्लेषण विधि, इसमें वाक्य क्या करेगा, विश्लेषण करेगा। और कविता विश्लेषण विधि कविता का विश्लेषण करते हुए पढ़ेगा। ये प्रश्न आई थी, डायरेक्टली पूछा था, एक महत्वपूर्ण करके लिखिए अपने प्राथमिक स्तर के लिए। यह विधि आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा दीजिए इसको। देखो और कहो विधि, इसी को कहा जाता है साहचर्य विधि। और साहचर्य विधि का डायरेक्टली पूछ लिया था, साहचर्य विधि का संबंध किससे है, तो आपको ध्यान में रखना है इनके प्रवर्तक कौन है, मौर्य मोंटेसेरी। और ये कहाँ की है, इटली। और इसमें क्या है, इस विधि के अंतर्गत अध्यापक विद्यार्थियों के सामने चित्र, वस्तुएं, खिलौने, ये चीजें रखता है जो बालक ज्ञान परिधि के भीतर होता है। यानी कि बच्चा है, उसके सामने कोई भी चित्र रख दिया, कोई भी वस्तुएं रख दी, वस्तुएं रखने के बाद कोई खिलौना रख दिया, ये चीजें रखने के बाद बच्चों को शब्द का क्या करवाया जाता है, ज्ञान करवाया जाता है। फिर छात्रों को कहा जाता है वस्तु और चित्रों को देखो और कहो, संबंधित कार्ड मिलान, यानी कार्ड बना दिया जाता है, इस पर कमल लिख दिया और यहाँ पर अपन ने कमल रख दिया, तो बच्चा उस कार्ड को मैच करते हुए या फिर इसके पीछे ही अपन कार्ड बना देते हैं और इसे बोलते हैं देखो और कहो विधि। क्या बोलते हैं, देखो और कहो विधि। यह प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी है। किसके लिए उपयोगी है, प्राथमिक स्तर के लिए। एक आती है अपनी अनुकरण विधि। कौन सी विधि, अनुकरण विधि। अनुकरण विधि में आदर्श का अनुकरण किया जाता है। अनुकरण 3 प्रकार से होता है, उच्चारण अनुकरण, लेखन अनुकरण और रचना अनुकरण। बात करें एक एक चीजों के बारे में अपन चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उच्चारण अनुकरण। और उच्चारण अनुकरण क्या होगा, उच्चारण अनुकरण के अंतर्गत अध्यापक छात्रों के सामने आदर्श वाचन करता है, छात्र अध्यापक के वाचन के अनुकरण करता है। उच्चारण अनुकरण प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी है, तो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है विधि। अब बात करें लेखन अनुकरण की। लेखन अनुकरण से डायरेक्टली प्रश्न बने थे, एक एक चीज अपन समझते हैं। लेखन अनुकरण 2 प्रकार से होता है, एक तो होता है स्वतंत्र अनुकरण और एक होता है रूपरेखा अनुकरण। स्वतंत्र अनुकरण में क्या हो जाएगा, इस अनुकरण के अंतर्गत अध्यापक शामपट पर या स्लेट पर, कॉपी में कहीं पर भी वर्ण या शब्द लिख दिया जाता है, छात्र उस वर्ण को, शब्द को वैसा का वैसा लिखने के लिए कहता है स्वतंत्र। यदि आपके पास में एक कॉपी या फिर चार्ट है, आपने क ख ग ऐसा लिख दिया, बच्चा क्या करेगा, इसका अनुकरण करते हुए सीखेगा, ये कहलाता है स्वतंत्र अनुकरण। अब बात करें रूपरेखा अनुकरण। कौन सा, रूपरेखा अनुकरण। रूपरेखा अनुकरण में क्या होगा, इस अनुकरण के अंतर्गत अध्यापक वर्ण शब्द की रूपरेखा बनाकर देता है, छात्र उसके ऊपर घोटता है। यानी बच्चे के सामने ऐसे डॉट डॉट आपने किया हो, ऐसे उसको अगर सिखाना है तो ये क्या हो जाएगा, रूपरेखा। बच्चा क्या करेगा, इसके ऊपर, रूप के ऊपर क्या करेगा, एज इट इज घोटेगा और सीख जाएगा, तो ये कहलाता है रूपरेखा अनुकरण। लेखन अनुकरण में प्राथमिक स्तर के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अब बात करें रचना अनुकरण। रचना अनुकरण क्या होता है, इसके अंतर्गत अध्यापक छात्रों के सामने आदर्श रचना को प्रस्तुत करता है, छात्र शैली का अनुकरण करते हुए रचना करता है। यह किसके लिए, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक के लिए उपयोगी है। बात करें नेक्स्ट विधि अपनी कौन सी है, एक भी विधि आपके नहीं रहेगी क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट अपन हैंड रिटन से चल रहे हैं, एक एक विधि को डिटेल से समझने का प्रयास कर रहे हैं। जो भी बच जाएगा PYQ में अपन उसे कंप्लीट कर लेंगे। पर्यवेक्षित अध्ययन विधि। बात करें मोरियल ने अपने अध्ययन में पाया कि विद्यार्थियों को विद्यालय में 3 कौशलों को विकास तो अच्छी तरह से हो जाता, लेकिन वाचन कौशल का पूर्ण विकास नहीं हो पाता। वाचन कौशल का विकास करने के लिए मोरवेल ने जिस विधि का प्रतिपादन किया वह कहलाता है पर्यवेक्षित अध्ययन विधि। तो जो बच्चा है वो विद्यालय में 3 कौशल का विकास हो रहा है, लेकिन वाचन कौशल में बच्चा क्या हो रहा था, पिछड़ रहा था। तो इस विधि को के द्वारा इस कौशल की पूर्ति के लिए बनाया गया। तो पर्यवेक्षित विधि का जो मेन मोटिव है वाचन कौशल पर कार्य करना है। तो अपन बात करें इसकी आगे, अपन इस विधि में अध्यापक पर्यवेक्षक की भूमिका में रहता है, छात्र मौन रहकर विषय वस्तु का अध्ययन करते हैं। इस विधि में शिक्षक बालक को सभी प्रकार से संतुष्ट करता है। अब इसमें जो परिभाषाएं है वो महत्वपूर्ण आई हुई है, वो भी अपन यहाँ पर
देख लेते हैं। बाइंडिंग एवं बाइंडिंग। मेज या दराजों के चारों ओर बैठे हुए कार्यरत समूह कक्षा के शिष्यों का शिक्षक द्वारा पर्यवेक्षण करना ही क्या कहलाता है? पर्यवेक्षित कहलाता है। इसके गुण अपन देखते हैं। इसमें क्या होगा? स्व अध्याय की विधि है, गद्य शिक्षण की विधि है, ये तीव्र गति से चलने वाली विधि है, शब्दकोश मानचित्र देखने की कुशलता का विकास होता है इसमें। और इसके दोष अगर अपन देखते हैं तो कौन कौन से? पद्य व व्याकरण के लिए क्या है? ये अनुपयोगी है, समय अधिक लगता है, लेखन कौशल का इसमें क्या है? अभाव है, क्योंकि ये किस पर कार्य कर रही है? वाचन पर कार्य कर रही है। और माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्तर के लिए उपयोगी। तो अपन ने पर्यवेक्षित विधि भी देख ली है। अब बात करें अपन मॉन्टेसरी विधि। मॉन्टेसरी विधि अपन ने पूर्व में देखी थी साहचर्य विधि। इसको अपन डिटेल से यहाँ पे वापस देख लेते हैं। मौर्य मॉन्टेसरी कहाँ की? अपनी इटली की। यह लेखन कौशल विकास के लिए विधि है। तो सबसे पहले साहचर्य विधि में जो मेन मोटिव है वो किसके लिए? लेखन कौशल के लिए। विद्यार्थियों को कलम पकड़ने का अभ्यास करवाया जाता है, रेखाएं खींचना सिखाया जाता है, तिरछी सीधी गोल, यानी बच्चों को ये वाली ये वाली ये वाली और ये वाली, ये 4 चीजें अपन ने सिखा दी तो बच्चा कोई भी वर्ण अपने आप सीख जाएगा। विद्यार्थियों को आनंद अनुभूति होती है। इस विधि में रेजमाल के गत्ते को इस प्रकार काटा जाता है, वर्णों की आकृतियां उभरी, फिर विद्यार्थी उभरे हुए भाग को अंगुलियों को घुमाता हुआ सीखता है। वर्णों की आकृति वाला उपकरण होता है। इस विधि में अध्यापक छात्रों को वर्णों की आकृति वाला उपकरण देता है। ये सारी पूरी डिटेल है। विद्यार्थी चौक को गिलाकर वर्णों की आकृति भरता है, फिर सूखने पर उस उपकरण से वर्णों के बाहर निकलता है। ये सारी पूरी प्रक्रिया है। इससे संबंधित मौर्य मॉन्टेसरी से संबंधित पूरा डिटेल से मैंने एक वीडियो भी उपलब्ध करवाया हो, अगर वो आपने नहीं देखा तो वो भी अपन देख लेंगे बाद में। बात करें यह विधि प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी है, खर्चीली है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें लग रही है और इसमें समय निश्चित तौर पर अधिक लग रहा है। मौर्य मॉन्टेसरी की मान्यता है कि इस विधि द्वारा 45 दिन में मौर्य मॉन्टेसरी की मान्यता है कि इस विधि द्वारा 4 से 5 दिन में लिखना और 1 से 5 दिन में पढ़ना सिखाया जा सकता है। अब बात करें अपन किंडरगार्टन विधि की। ये सारी चीजें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो न्यू विधियां हैं इनसे निश्चित तौर पर प्रश्न आने की संभावना रहती है। किंडरगार्टन विधि, इसमें क्या है? इसका एक और नाम क्या है? बालोद्यान विधि। अब इनके प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? फ्रोबेल, जो कि कहाँ के थे? जर्मनी के। इसमें किंडर का अर्थ क्या हो जाएगा? किंडर क्या हो गया? पौधे, और गार्टन मतलब बगीचा। क्या हो गया? बगीचा। तो इससे पौधों का बगीचा, तो इससे संबंधित ये पूरी विधि है। जिस प्रकार माली बगीचों को उचित देखभाल करता है जिससे पौधे का क्या होता है? विकास, उसी प्रकार एक अध्यापक द्वारा छात्रों को उचित वातावरण देने के लिए छात्रों का स्वतः ही विकास हो जाता है। जिस प्रकार एक माली होता है वो पौधे को उस बगीचे में डेवलप करने के लिए क्या करता है? कार्य करता है। उसी प्रकार विद्यालय क्या है? हमारे अध्यापकों का एक बगीचा है जिसमें बच्चे क्या है? यहाँ पर किंडर, वो हमारे लिए क्या है? पौधे। इसके लिए अपन को कार्य करना है। इस विधि में बालकों को छोटे छोटे बाल गीतों, खेल खेल के माध्यम से क्या दी जाती है? शिक्षा दी जाती है। प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी है। इसमें मैंने पहले बता दिया आपको। किंडर कौन है? पौधे, जो कि अपने क्या है? बालक। और गार्टन हमारा क्या है? विद्यालय, गार्डन। और माली कौन है यहाँ पर? अपन, यानी कि शिक्षक। अब एक आती है ड्रेकाली प्रवृत्ति। कौन मानी जाती है? ड्रेकाली। यहाँ पर प्रवर्तक कौन है? ड्रेकाली। प्रवर्तक से संबंधित में एक 5 मिनट की वो पूरी वीडियो है जिसमें 1 नंबर आपका वहां से कंप्लीट कर लो बिना बात के। तो 5 मिनट की टाइम लगेगा आपको। वो सारी विधियां एक साथ, लगभग 30-40 विधियां हैं, उनके सारे प्रवर्तक उनके नाम सामने मैंने बताए हुए, वो आप उसे कंप्लीट कर लो। प्रवर्तक कौन है? ड्रेकाली विधि के। यह विधि मानसिक रोग से ग्रसित विद्यार्थियों के लिए क्या मानी जाती है? उपयोगी मानी जाती है। किसके लिए? मानसिक रूप से अगर कोई बच्चा डिस्टर्ब है उसके लिए कौन सी विधि है? ड्रेकाली विधि। इसमें क्या होता है? यह विधि 4 से 19 वर्ष तक के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। इसमें भाषा की शिक्षा सुबह दी जाती है और गीत संगीत की शिक्षा शाम को दी जाती है। यानी सुबह सुबह आपको भाषा का ज्ञान करवाया जाता है और शाम को गीत और संगीत की चीजें आपको शाम को करवाई जाती है ड्रेकाली विधि में। नेक्स्ट आती है अपनी डाल्टन विधि। लगभग अपनी 14 ऐसी शिक्षण विधियां जहां से महत्वपूर्ण आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट मान के चलिए ये विधियां आपके लिए रहेगी। डाल्टन विधि, सबसे पहले प्रतिपादक। यहाँ पर डाल्टन कोई इसका प्रतिपादक नहीं है। डाल्टन नगर में रहने वाले थे पार्कहर्स्ट, और इसीलिए डाल्टन विधि का जो जनक माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? हेलन पार्कहर्स्ट, जो कि डाल्टन नगर कहाँ पर है? अमेरिका में।
तो डाल्टन विधि दी थी, ऑप्शन में आया था डाल्टन, पार्कहर्स्ट, तो अपन को वहां पर करना था नेक्स्ट पुराना पेपर है उसमें पार्कहर्स्ट भी दे दिया था, डाल्टन भी दे दिया था। लोग क्या सोचते हैं डाल्टन भी एक क्या है व्यक्ति है, जबकि ऐसा नहीं है। डाल्टन क्या है, एक नगर है जिसके रहने वाले थे पार्कहर्स्ट, जो कि अमेरिका में पड़ता है। तो आपको ध्यान में रखना है, एग्जामिनर घुमा सकता है तो अपन को घूमना नहीं है, अपन को क्वेश्चन बिल्कुल सही करना है। इस विधि में कक्षा के स्थान पर प्रयोगशाला को महत्व दिया जाता है। यह माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्तर के लिए क्या मानी जाती है, उपयोगी मानी जाती है। बालक पूर्ण स्वतंत्र के साथ अध्ययन करता है। पाठ को कई इकाइयों में बांटा जाता है। बच्चे इस कार्य को एक दिन में पूरा करें या महीने में लगाए, यानी बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है। सप्ताह के कार्य असाइनमेंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, असाइनमेंट कहलाते हैं। बात करें भाषा शिक्षण में, यानी भाषा शिक्षण में ठेका देते समय अध्यापक निम्नलिखित सूचनाएं प्राप्त छात्रों को देता है। जैसे पाठ के प्रकार के नाम हो गया, समस्या, लेखन कार्य, कंठस्थीकरण हो गया, सहायक पुस्तकें हो गया, विभागीय छूट इत्यादि, सारी चीजें इसमें की जाती है। यहाँ से पिछली बार प्रश्न आया है डाल्टन विधि के जनक कौन माने जाते हैं, तो यहाँ से निश्चित तौर पर नवीन शिक्षण विधियों से मुझे ऐसा लग रहा है 1 या 2 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। इस विधि में गृह कार्य का झमेला नहीं होता है, होमवर्क यहाँ पर नहीं दिया जाता है, तो ये सबसे पहले महत्वपूर्ण है। अब अपनी आती है दूरस्थ विधि। दूरस्थ विधि टेली एजुकेशन या पत्राचार या गृह अध्ययन, स्वतंत्र अध्ययन या मुक्त अध्ययन विधि। तो अपने इसका शानदार एग्जाम्पल है अपना कोटा एजुकेशन। कोटा यानी अपन कोटा वाला, वर्धमान वाला, वही क्या कहलाती है, अपनी दूरस्थ विधि कहलाती है। इसमें क्या होता है, इस विधि में अध्यापक के स्थान पर पाठ्यक्रम को महत्व दिया जाता है। दूरस्थ विधि में आपको क्या करेगा, अध्यापक से ज्यादा मेन मोटिव क्या होगा, पाठ्यक्रम होगा। इस विधि में औपचारिक शिक्षण का क्या होगा, अभाव होता है। इसमें छात्र अध्यापक के मध्य अंतःक्रिया नहीं होती है। यह विधि स्व अनुदेशन प्रणाली कहलाती है। इसमें प्रत्यक्ष शिक्षण नहीं होता है। इस विधि में विद्यार्थी अपनी इच्छा के अनुसार, समय, योग्यता, गति के अनुसार शिक्षा प्राप्त करता है। यह विधि विश्व में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। यह उच्च स्तर के लिए उपयोगी, क्योंकि वहां पर अपन को टीचर पाठ्यक्रम के अनुसार अपन को उसकी तैयारी करने की होती है। यह विधि ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। यह विधि शैक्षिक तकनीक के विभिन्न माध्यमों का प्रयोग किया जाता है। संविधान में वर्णित सभी को शिक्षा देने के अधिकार इस विधि का संभव हो पाया। यह विधि किसान, कामकाजी, महिलाएं, पुरुष, ग्रामीण, गरीब आदि विद्यार्थियों के लिए क्या है, उपयुक्त है। राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय, राज्य मुक्त विद्यालय दूरस्थ शिक्षण व्यवस्था का संबंधित है। तो आपको यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा बिल्कुल। अब आती है अपनी व्याख्यान विधि। अगर अपन हिंदी पढ़ रहे हैं, उसमें अगर अपन व्याख्यान विधि नहीं समझ रहे हैं तो बहुत ही गंभीर विषय हो जाता है। बात करें अपन व्याख्यान विधि की, यह विधि सर्वाधिक प्राचीन विधि क्या है, सर्वाधिक प्राचीन विधि है। यह विधि सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। यह विधि ज्ञान स्थानांतरण के लिए उपयुक्त मानी जाती है। अभी अपन जो विधि द्वारा पढ़ रहे हैं वह क्या है, व्याख्यान पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, व्याख्यान। यह प्रयोग में सरल, क्रमबद्ध और कम परिश्रम वाली होती है। यह विधि अध्यापक यहाँ पर सक्रिय और बच्चा यहाँ पर निष्क्रिय होता है। इसमें समय, धन, श्रम की बचत कम होती है। बात करें आगे अपन भाषा शिक्षण में, इस विधि का प्रयोग आत्मकथा, जीवनी पढ़ने के लिए किया जाता है। यह विधि प्रजातांत्रिक भावना के विपरीत होती है। यह अमनोवैज्ञानिक विधि, जहां पर बच्चा सक्रिय नहीं है वो ऑटोमेटिकली वहां पर वो विधि क्या हो जाएगी, अमनोवैज्ञानिक हो जाएगी। अब अपने नवीन शिक्षण विधियों में लास्ट सबसे व्यति रहती विधि है, 14वीं है, जिसके अंतर्गत मातृभाषा सिखाई जाने वाली भाषा दोनों का वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाता है और तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। इस विधि में सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि दोनों भाषाओं का व्याकरण वर्णात्मक हो। यह किसके लिए, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक स्तर के लिए उपयुक्त मानी जाती है। यहाँ तक अपने शिक्षण विधियों का जो शिक्षण विधियां हैं टोटल, गद्य की, पद्य की, व्याकरण की, नवीन की, कोई भी शिक्षण विधि इसमें बाकी नहीं रही है। अब अपन जो नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा पाठ्य पुस्तक हो गया, शिक्षण में चुनौतियां हो गया और शिक्षक सहायक सामग्री होगी, इसके बारे में अपना कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ तक अपना सिलेबस लगभग हो चुका है। आगे के सेशन में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। और सबसे मेन, अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आपको ग्रुप में क्या होना पड़ेगा, ज्वाइन होना पड़ेगा। ग्रुप में ज्वाइन होने के बाद वहाँ पर ये सारा जो कोर्स हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको इसकी पूरी PDF अवेलेबल करवा दूंगी, जिससे क्या होगा, आपको पढ़ने में ईजी हो जाएगा। थैंक यू सो मच।